कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और ये नवंबर की सीरीज अक्टूबर के एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद सर बहुत अब तक स्ट्रॉन्ग रही है। मात्र 3 सेशन में अगर आप देखें हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन की हाइलाइट्स रही इस सीरीज की अब तक इन 3 सेशन में स्ट्रॉन्ग F2 पार्टिसिपेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कैश कमिटमेंट्स उनके इंडेक्स में अगर आप देखें उनकी पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर। ये ग्लोबली अगर आप देखें या फिर डोमेस्टिक मार्केट में जो जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स के जो मीट्स शेड्यूल्ड हैं उनके आउटकम से पहले इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और बाजार की इस तेजी पे आपका टेक क्या है? क्या बाजार इस इवेंट को भांप चुका है कुछ हद तक? आपका व्यू। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि शायद काफी सारा जो सेंट्रल बैंक के जो एक्शंस है और जो एक्सपेक्टेड एक्शंस है वो काफी हद तक मार्केट में प्राइसिंग कर चुके हैं, लेकिन विदाउट एनी डाउट अभी भी किसी को कोई डाउट नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन नीचे भी आता है पहले तो इंटरनेशनली और फिर इंडिया में, तो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, इट विल नॉट बी अ वेरी क्विक प्रोसेस। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट जो हाई रहने वाला है और उसके साथ ही साथ जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है, तो ये दोनों को हम साथ में देखें तो इक्विटी में पैसा जरूर कम हो जाएगा ऑन अ मैक्रो बेसिस, और अगर हम वैसे भी देखें कि इक्विटी से भी बॉन्ड में पैसा जा रहा है, ये एक बात हो रहा है। और इंडिया में जो हमने देखा अभी के पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में कि एफआईआईज हैव कम बैक, और खास करके कल अगर हम देखें तो काफी अच्छा बड़ा बाइंग था। लेकिन इसको ये माना जाए कि शायद एफआईआईज हैव नाउ बिकम अ सेक्युलर बायर, मे नॉट बी। मुझे लगता है अभी भी जरा वेट करेंगे, बिकॉज करेंसी इज समथिंग व्हिच इज स्टिल वेरी वेरी डाइसी एंड स्टिल आई थिंक द लास्ट बॉल हैज नॉट बीन सीन। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वी हैव यूज्ड ऑलमोस्ट $110 बिलियन टू डिफेंड आवर रुपी अगेंस्ट द डॉलर, तो ये काफी बड़ा है। और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 82 का एक स्टेज बना के रखा हुआ है रुपी ने। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद एफआईआई आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे। मुझे ये नहीं लगता है कि शायद वो जोर से बाय करेंगे। रिस्क लिमिटेड लग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद साइडवेज या यहां से कंसोलिडेशन होगा, एंड वन शुड नॉट बी टू मच इन अ हरी टू रश इनटू द मार्केट एंड बाय। अगर हम खास करके देखें कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी पेन बहुत है और लिमिटेड स्टॉक्स इन द निफ्टी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ओके, तो मेरे पहले प्रश्न के एवज में जो मेरे को उत्तर मिला कि अभी भी अगर आप देखें इसको कहना बहुत मुश्किल है कि एफआईआईज की ये 2 दिन की बाइंग एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो गई है। नो, नॉट एग्जैक्टली। अच्छा दीप सर, इससे पहले कि मैं आपसे सेक्टोरियल आधार पे और स्टॉक स्पेसिफिक प्रश्न पूछूं, आपने एक और चीज़ देखी पिछले 1 महीने में, और वो था इस अर्निंग सीजन को पास ऑन होते हुए आपने आईटी को देखा, बैंक्स को देखा, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑप्टिक्स को देखा, केमिकल बास्केट को देखा। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है सर कि इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद अगर आप मार्केट को थोड़ा सा बाइसेक्ट करें अपने अनुमान के मुताबिक, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या रहा और जिसकी स्ट्रेंथ को आप अभी भी चेज करना चाहेंगे इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद? एक तो मैं जरूर फाइनेंशियल सेक्टर में मैं ध्यान दूंगा। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जहां पर क्रेडिट ग्रोथ काफी ठीक था, एनआईआई ग्रोथ वाज आल्सो वेरी गुड, निम्स वर आल्सो रीजनेबली गुड। तो बैंक और जिस तरह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू बेनिफिट इन द रिटेल सेगमेंट। और अगर ओवरऑल इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहता है तो ओवरऑल ब्रॉड इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ आल्सो इज लाइकली टू बी गुड। तो ये सेक्टर पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और भी यहाँ से भी, और लग रहा है कि शायद यहाँ से भी वन कैन गेट अ रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न। और मुझे लगता है आईटी और फार्मा ये 2 स्पेस है जहां पर बहुत सारा फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स हैव बीन प्राइस्ड इन, लेकिन रुपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो इनको बहुत अच्छा रेजिलियंस देगा, बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। तो ये 2 सेक्टर्स में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है बोथ द सेक्टर्स आईटी एंड फार्मा आल्सो लुक वेरी राइट फॉर अ वेरी ग्रेजुअल मूव अपवर्ड्स।
ओके, आईटी फार्मा जो रुपी की वीकनेस है या फिर रुपी में अगर आप देखें जो ये वीकनेस आई, सिंस दे आर एक्सपोर्टर्स तो एक एडवांटेज मिलेगा, तो वो अगर आप देखें आपको चीजेबल लग रहा है और बैंक्स में आपका काफी कॉन्फिडेंस है। लेकिन बैंक्स को भी सर मैं अगर बाइसेक्ट करूँ, देखिए सीएनबीसी आवाज के दर्शक और स्पेशली रिटेल निवेशक एक दशक से, इनफैक्ट 2008 से लेकर सर 20 तक जो हमारा एनपीए साइकिल रहा उसका दर्द उन्होंने झेला। और अक्सर होता क्या है कि हम पेन में स्टॉक्स के साथ रहते हैं और गेन मिलते ही साथ एग्जिट कर जाते हैं। इस बार जिस प्रकार के नंबर्स रहे पीएसयू बैंक्स के, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कैनरा बैंक, आपको क्या लगता है कि बतौर इन्वेस्टर मान लीजिए आप एक लॉस ट्रेजेक्ट्री से प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री में है, तो क्या अब एग्जिट करना चाहिए या फिर अब कमिटेड रहें? अभी तो इनका सुनहरा दौर शुरू हुआ है। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी शायद वी हैव टू सी दैट एक पीक ऑफ एनपीए साइकिल से हटके अभी यहां से ग्रोथ शुरू हुआ है, यहां से उनका क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और ये भी हम मान के चलते हैं कि उन्होंने पास्ट लेसन्स को बहुत अच्छी तरह से सीखा है एंड दे विल मैनेज देयर अफेयर्स मच मोर बेटर, बिकॉज इसमें कोई दो राह नहीं है कि पीएसयू बैंक्स में जितने टैलेंट्स है वो सब उसको कोई मैच नहीं कर सकता, उनके एक्सपीरियंस को कोई मैच नहीं कर सकता। ये एक ही बात है कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें बैंक्स का, पीएसयू बैंक्स का, तो अभी भी और 1-2 साल या 2-3 साल और लगेगा जहां पर इनको, अगर इनका बड़ा री रेटिंग होना है तो लोग उसको स्टिल ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वन शुड होल्ड ऑन टू द पीएसयू बैंक्स, एटलीस्ट द फ्रंट लाइन, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। आई थिंक सम ऑफ दीज विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। और नॉर्दर्न ट्रैजेक्टरी में इनके स्टॉक प्राइस रहेंगे ब्रॉडर चैनल बीइंग अपवर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी भी होल्ड ऑन करना चाहिए। होल्ड ऑन करना चाहिए, याद रखिएगा। अभी भी अगर आप देखें कमिटेड रहिए, अभी तो अगर आप देखें राइट टाइम है इनके साथ स्टे करने के लिए। अच्छा सर, CY20 से, आई मीन ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड एंड नाउ इन एंटायर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, अभी आपने आईटी की बात करी, फार्मा की बात करी, बैंक की हम बात कर चुके हैं। एक स्पेस जो कि पोस्ट कोविड सडनली अगर आप देखें सिंक होने लग गया था CY20 में, 21 में मिड तक पैसा बनाने के बाद, वो था डायग्नोस्टिक स्पेस। और पिछले 20 दिन से हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में बाइंग फिर है। आई मीन डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस। सर ये बीच पे जो आज से लगभग 2-3 महीने पहले एक दौर चला था लो प्राइसिंग का, क्या वो मॉडल सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और ऐसे में अब जो प्राइस डैमेज हुआ है बीते 7-8 महीने में इन दोनों स्टॉक्स में, क्या इसको चेस करना चाहिए? क्या जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ मेट्रोपोलिस, हाई लगाया 3600 का, इस दौर का लो था 1350। क्या ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहे हैं सर आपको? देखिए, पहले तो सेक्टर के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो कोविड में इनका जो पीक परफॉर्मेंस था और जो पीक इंप्रेस था लोग इन्वेस्टर्स को, वो तो जाहिर है कि इसके बाद वो बहुत कम हो गया है। ये बात जरूर कहना चाहिए कि नन ऑफ द स्टॉक्स लुक रीजनेबली चीप, दे कंटिन्यू टू लुक वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे लगता है कि इस लेवल से अगर मैं देखूं इस सेक्टर में, आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय सम ऑफ दीज कंपनीज। आई विल वेट, बिकॉज कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कैसे सब इसको नेविगेट करते हैं वो जरा उसको देखना चाहिए। I will not be in a hurry to buy. I will still prefer to wait and watch, because I think there are other sectors which appear reasonable on the valuation level. और ये सेक्टर में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं अभी भी वैल्यूएशन को लेकर। ओके, वैल्यूएशन से अगर आप देखें इतने कंफर्टेबल आप इस स्पेस में नहीं है, तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको अगर आप देखें हल्का सा दरकिनार करके बात करते हैं। अच्छा दिलीप सर, ऑटो कोविड के काल में अगर आप देखें जितना पेन दिखे गया उतना ही अच्छा गेन दिखे गया, लेकिन बाजार बहुत सिलेक्टिव रहा। देखिए अब जिसके लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग रहे, जिनके अगर आप देखें प्री लॉन्चेस बुकिंग काफ़ी स्ट्रांग रही, बाजार ने उनको तो काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। टू व्हीलर स्पेस में आप टीवीएस को देखिए, M&M को देखिए, मारुति पिछले 3 महीने में हरकत में आया है। ये मारुति के इस बार के नंबर्स, इनके बहुत समय बाद लॉन्चेस पे बहुत स्ट्रांग रिस्पांस, स्पेशली ग्रैंड विटारा। इस बार मारुति आपको कुछ बदला लग रहा है सर? क्या इस बार ऑटो में क्या चीज करना चाहेंगे आप?
अगर मैं तीनों को बाइसेक्ट करके पूछूं, आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर जहां पे लीडरशिप टीवीएस के हाथ में है, आप क्या चीज करेंगे? अभी भी फोर व्हीलर्स पैसेंजर कार सेगमेंट में ध्यान देना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि मारुति स्टिल लुक्स प्रीटी अट्रैक्टिव, और जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि विद न्यू लॉन्चेस आई थिंक एंड स्पेशली विद अ फोकस ऑन एसयूवीज, और जैसे कि ये भी समझ में आ रहा है आफ्टर रीडिंग द आउटलुक ऑफ द मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर दैट स्मॉल कार से लोग अभी जरा हटके जरा मीडियम साइज कार और बड़े कार में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वैल्यू एडिशन काफी अच्छा रहेगा। होपफुली द प्रॉब्लम ऑफ चिप्स एंड द लॉजिस्टिक्स का जो प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, वो इतना बॉदर नहीं करेगा। तो विद इन दिस स्पेस आई थिंक मारुति स्टिल लुक्स गुड, और मैं ये भी कहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा आल्सो लुक्स प्रीटी गुड बिकॉज वो भी उसका भी काफी एसयूवी में काफी हद तक उसने अपना प्रेजेंस फील करवाया है, और शायद ये जो मजबूती हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ से भी एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो मारुति एंड M&M स्टिल लुक्स प्रीटी गुड। टू व्हीलर को मैं ये कहूंगा कि ब्रॉडली इट इज स्टिल वेरी कॉम्पिटिटिव, और इस सेगमेंट में अभी पिकअप होना जरा एज अ ब्रॉडर थीम नहीं लग रहा है, और ये सेक्टर भी शायद मुझे लगता है टू व्हीलर इज मोर डोमिनेटेड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द थ्री व्हीलर्स, और जहां पर सबको बहुत इंपैक्ट हो रहा है। तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू मारुति एंड M&M फ्रॉम द ऑटो स्पेस। ओके, मारुति M&M आपके प्रेफर्ड पिक रहेंगे ऑटो स्पेस से। अच्छा सर, L&T की अर्निंग्स आपको कैसी लगी? देखिए L&T की अर्निंग्स पे आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, इट्स अ टिपिकल आई थिंक इवेंट के मैच्योर होने के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है सर। लेकिन अगर आप CY22 को देखें, आई मीन अगेंस्ट ऑल नेगेटिव फोर्सेस, हमने ABB को, सिमेंस को, कमिंस को अभी भी अपने करियर के हाई पे ट्रेड करते हुए देखा है, और ऐसा थोड़ा बहुत स्विंग भी नहीं था, आई मीन बहुत वाइल्ड स्विंग था। अब L&T के नंबर्स में जिस प्रकार का उनका 0.5 ट्रिलियन का अगर आप देखें ऑर्डर इनटेक था, अभी भी अगर आप देखें अपनी वो जो ग्रोथ गाइडेंस दी है उन्होंने, उसमें वो हायर ट्रेजेक्टरी में बिलीव करते हैं कि हम अचीव कर लेंगे। L&T के नंबर कैसे लगे सर, और L&T के नंबर्स को देखते हुए आपको लगता है कि ये स्पेस अभी भी चेस करने लायक है? एक तो ऑन अ मैक्रो बेसिस L&T जरूर अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही एक स्टॉक है जो आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है एज कंपेयर टू ABB, सीमेंस, आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लो। और अगर हम विजिबिलिटी देखें तो जितना L&T में विजिबिलिटी है वो शायद दूसरे कौन से भी स्टॉक में इतनी विजिबिलिटी नहीं है, और एक बिग कैप स्टॉक होके तो L&T जरूर अपने पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि उनका एग्जीक्यूशन अब तक बहुत जिस तरह से ऑर्डर इनफ्लोस थे, उनका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स जरा धीरे चल रहा था, इट वाज लैगिंग बिहाइंड, और शायद यहां से लग रहा है कि थोड़ा बहुत पिकअप हुआ है जो इस क्वार्टर के रिजल्ट से लग रहा है। और नॉन कोर एसेट्स को जो डाइवेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इवेंट है फॉर लार्सन एंड टुब्रो, बिकॉज वो अपना फ्री कैश रिलीज करेंगे और जिसकी वजह से उनका ROE और ROC दोनों बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। लेकिन मेन बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, उसमें अभी भी रियल परफॉर्मेंस आना अभी बाकी है। ये उम्मीद जरूर है कि आ जाएगा, मे बी आफ्टर 6 months और आफ्टर अनदर 8 to 12 months। तो L&T जरूर एक पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन जरूर आप होल्ड ऑन करना चाहिए, बिकॉज ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस दिस स्टॉक कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड रिटर्न। चलिए दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई मीन सेंट्रल बैंक्स के एक्शन को लेकर, उसके आउटकम को लेकर, अर्निंग्स को लेकर हर पहलू पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडिसेस अभी भी दिया है कि ट्रैजेक्टरी में निफ्टी करीब 141 अंकों पर इस दौरान